हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न बेस्ड चैनल पर, जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को कवर करेंगे। एग्जाम बेस्ड टेस्ट है और माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से कि इतना लेट हुए, और इसका कारण था जो हम लोगों ने एग्ज़ाम सीरीज़ को लॉन्च किया था उसमें अपडेट करने की वजह से हम लेट हो गए। उसमें काफ़ी चेंजेस हुए, जैसे कि रैंक को ऐड करना, ग्रुप परफॉर्मेंस ऐड करना, मंथली वाइज परफॉर्मेंस ऐड करना, उसमें सॉल्यूशंस को ऐड करना और टाइम लिमिट को हटाना। यानी कि पहले एक फ़िक्स टाइम था, उस फिक्स टाइम को हमने हटा दिया है। यानी कि अब आप किसी भी टाइम पर उस एग्ज़ाम को दे सकते हो। 5 टेस्ट हैं जो फ्री में चेक करना चाहते हैं, फ्री में अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हैं, वो लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपना ग्रुप चूज कीजिए और उन टेस्ट को दीजिए और अपनी परफॉर्मेंस को चेक कीजिए कि आप कहाँ पर अभी स्टैंड कर रहे हो। एयरफोर्स एग्ज़ाम बेस्ड ही टेस्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को। और इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 12 तक को नहीं देखा है तो आप लोगों से जाकर ज़रूर देखिए, वहाँ से आपकी काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसके लिए आपको 10 सेकेंड मिलेंगे। आपको इस क्वेश्चन का जवाब लाइव चैट में देना है और जो स्टूडेंट्स बाद में देखेंगे उनको वीडियो को पॉज करना है और फिर अपना आंसर चेक करना है। उनको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उनसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा लास्ट में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 25, उनसे अगर पूछा जाता है तो उनको उस क्वेश्चन का जवाब और आप सभी को भी उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और पिछले पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में, उसका भी जवाब आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन MLT एंड C इज गिवन एज। यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि बेमीय सूत्र आप लोगों से पूछा गया है MLT एंड C के फॉर्म में, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर C को चुन रहे हैं, MT की पावर -1 C की पावर -1, उन सभी का आंसर राइट है। किस तरीके से? यहाँ पर आप लोगों को Q को IT में कन्वर्ट नहीं करना है, सिंपल Q को C डायमेंशन फॉर्मूले में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसा कि हम सभी को पता है F इक्वल्स टू क्या होता है? QBV। तो हमें निकालने हैं B का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो क्या हो जाएगा? F/Q × B। Q चार्ज है, V वेलोसिटी है, F आपका फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। जनरल केस में हम लोग Q को IT में चेंज कर लेते हैं और A × T लिख लेते हैं, तो उससे डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ा अलग आता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से MLT एंड C कूलाम में आपको स्पेसिफिकली बोला गया है, तब ये डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और B का क्या हो जाएगा? वेलोसिटी है तो LT-1। तो L से L कैंसिल और ये कितना हो जाएगा? MT-1 एंड C-1, यानी कि ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज रोटेटिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.8 मीटर with an angular velocity of 44 radian per second. If radius of path become 1 meter, then value of angular velocity will be. तो बहुत ही सिंपल और बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको मास दे रखा है एक रोटेटिंग बॉडी का, जो कि सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, जिसकी रेडियस 0.8 मीटर थी और उस समय उसकी एंगुलर वेलोसिटी 44 रेडियन पर सेकंड थी। अब ये रेडियस बढ़ा दी गई है सर्कुलर पाथ की, तो जो वैल्यू होगी एंगुलर वेलोसिटी की वह क्या होगी? तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर C 28.16 रेडियन पर सेकंड को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। और जिन स्टूडेंट से नहीं हो रहा है वो लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्या है? कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ से हम लोग क्या करेंगे? इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम या फर्स्ट मोमेंटम इक्वल्स टू सेकेंड मोमेंटम, दोनों बराबर रहेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? यानी कोणीय संवेग, वह होता है आप लोगों का m1 ω1 r1 का स्क्वायर, ठीक है, या m ω r²। तो यहाँ पर आपको मास दे रखा है, ओमेगा दे रखा है और r भी दे रखी है। इसको अगर हम फिगर से समझें तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा, ये 0.8 मीटर की रेडियस, ठीक है,
और इसका मास जो है वो 2 किलोग्राम है, जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा अगर देखें हम। अब ये जो रेडियस है वो 1 मीटर कर दी गई है, मास अभी भी वही है, तो इससे जो एंगुलर वेलोसिटी होगी यानी ओमेगा जो होगा वो आप लोगों से पूछा गया है। इसकी ओमेगा 1 आप लोगों को दे रखी है 44 रेडियन पर सेकेंड, तो यही आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो जैसे कि ये हमें निकल चुका है, तो m1 से m2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मास दोनों के बराबर है। ओमेगा 1 आपको दे रखी है 44 और r1 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे 0.8 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा 2 आप लोगों को निकालनी है और r2 आपको दे रखी है 1 का स्क्वायर। तो इसको क्या करना है, वो आपको सिंपल से सॉल्व करना है। 44 इंटू 0.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.64 इक्वल्स टू ओमेगा 2। तो ये इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तब आपके पास आंसर आएगा 28.16 रेडियन पर सेकेंड। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व था, तो उसी को आपको यहाँ पर यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। द परफेक्ट गैस इक्वेशन फॉर 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज। परफेक्ट गैस इक्वेशन आप लोगों से पूछी गई है, यानी आइडियल गैस इक्वेशन आप लोगों से पूछी गई है जब हाइड्रोजन का जो मास है वो 4 ग्राम हो। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर रॉन्ग है। पी वी इक्वल्स टू 4RT नहीं होगा, पी वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2RT, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स, n होता है यहाँ पर, पी वी इक्वल्स टू NRT। तो n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, ये निकलता है आप लोगों का वेट ओवर मॉलिकुलर वेट। तो हाइड्रोजन गैस है यानी कि H2 है, तो ये नीचे आ जाएगा 2, ऊपर आपको दे रखा है 4, तो ये कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 2। तो पी वी इक्वल्स टू क्या इक्वेशन हो जाएगी 2 इंटू R इंटू T। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, इफ इट इज टेकन टू अ गैल्वेनोमीटर इट्स पॉइंटर इज डिफ्लेक्टेड बिकॉज। यानी कि एक इंसुलेटेड वायर की कॉइल है जो कि बैटरी से कनेक्टेड है और एक गैल्वेनोमीटर है जिसका पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ है, क्यों। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए द इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ न्यूक्लियर फिजन 0.1% मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, द एनर्जी इज रिलीज बाय द फिजन ऑफ 1 किलोग्राम मास विल बी। यानी कि आपको न्यूक्लियर फिजन दे रखा है, 0.1% मास आपका कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, और जो एनर्जी रिलीज होगी फिजन में 1 किलोग्राम मास हो तो वह कितनी होगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी 9 इंटू 10⁻13 जूल को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। यहाँ पर ये आइंस्टीन मास इक्वेशन को रिलेट करेगा, इक्वल्स टू mc²। यहाँ पर मास चेंज हुआ है और c आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, e आपकी एनर्जी है। तो हमें पहले डेल्टा m निकालना होगा क्योंकि मास कन्वर्ट हुआ है 0.1%, तो 0.1 इंटू परसेंट करेंगे तो 100 से डिवाइड देंगे 1 किलोग्राम का, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। सो अब आपको यही लगाना है, इक्वल्स टू डेल्टा mc², क्योंकि हमें 1 किलोग्राम का निकालना था इसलिए हमने 1% को कन्वर्ट कर लिया है, इसलिए हमने उसको 1% से मल्टीप्लाई किया। अब आपको सिंपल सा वैल्यू को पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका जूल में सिंपल सा आंसर आ चुका है, 9 इंटू 10⁻13 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। The motion of particle is described by the equation x equals to a plus bt square, where a equals to 15 centimeter, v equals to 3 centimeter per second square. Its instant velocity at time 3 second will be. तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सभी का सही जाना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स का आंसर ऑप्शन नंबर डी 18 सेंटीमीटर पर सेकंड आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। तो बहुत ही सिंपल है, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर आपको पार्टिकल के मोशन की इक्वेशन दे रखी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको दे रखी है, x इक्वल्स टू a प्लस वी टी स्क्वायर।
तो जैसा कि हम सभी को पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, यानी कि हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dx ओवर dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 2bt। और अब आपको यहाँ पर b की वैल्यू दे रखी है, a की हमें ज़रूरत नहीं है, तो dx ओवर dt एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड विल बी 2 इंटू और b की वैल्यू भी 3 है, यानी जो एक्सेलरेशन को दर्शा रहा है 2 इंटू 3 इंटू, और टाइम भी आपका 3 सेकेंड है, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको मीटर में चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जब आपका आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी डिपेंड्स अपॉन, यानी कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है यानी कि दृढ़ पिंड का निकाय की जड़ता का क्षण निर्भर करता है। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है और मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ बस सडनली टेक्स अ टर्न द पैसेंजर आर थ्रोन आउटवर्ड बिकॉज ऑफ। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो सभी का राइट होना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी इनर्शिया ऑफ मोशन को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। इनर्शिया की वजह से जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहती है, जो मोशन में है वो मोशन में रहती है। तो इसकी वजह से जो पैसेंजर बाहर की तरफ निकले उसका कारण यही था कि जो बस के रेस्पेक्ट में बॉडी थी, यानी कि जो पैसेंजर बैठे हुए थे वो रेस्ट में थे, लेकिन जैसे ही उसने टर्न लिया तो उनका इनर्शिया चेंज हुआ, इसकी वजह से ये बाहर की ओर थ्रो हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, अ स्टोन इज जस्ट रिलीज फ्रॉम अ विंडो ऑफ अ ट्रेन मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्रैक, द स्टोन विल हिट द ग्राउंड फॉलोइंग आ। यानी कि एक स्टोन है जिसको आपने सिंपल सा रिलीज कर दिया गया है, जैसे ये ट्रेन है और इसमें ये विंडो है, तो यहाँ से ये स्टोन आप गिरा रहे हो, जब ये ट्रेन रुकी हुई है तब तो ये सीधा आएगा, लेकिन जब ये ट्रेन भी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस समय इसका जो पाथ होगा वह किस टाइप का होगा। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी पैराबोलिक पाथ को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। ये आपकी वर्टिकल वेलोसिटी जो कि ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा ये, और ट्रेन भी वेलोसिटी से मूव कर रही तो एक वेलोसिटी ये भी लगेगी, तो इसका जो पाथ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा जो कि एक पैराबोलिक कर्व बनेगी। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10, लेंज लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंज लॉ किस के कॉन्सिक्वेंस में होता है, किस लॉ के कॉन्सिक्वेंस में होता है। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी एनर्जी को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। और जैसा कि आप सभी को पता है लेंज लॉ क्या करता है, उस कारण का अपोज करता है जिसकी वजह से उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। क्लियर है, तो ये आपका कॉन्सिक्वेंस किस पर रहता है, एनर्जी पर। और क्यों ऑनलाइन एग्ज़ाम सीरीज़ ज़रूरी है वीडियो के अलावा, या जो आप लोग प्रैक्टिस सेट घर पर ऑफलाइन देते हो, जब भी आप लोग कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम सीरीज़ देते हो तो उसमें आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट बनता है, क्योंकि आपके पास बाउंडेशन रहती है। जैसे कि अभी यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप लोग वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर टाइम चलता रहता है तो आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो 20 मिनट में, तो वही चीज़ वहाँ पर आपकी इम्प्रूव होगी। और ऑफलाइन में भी आप लोगों का सेम यही रहता है, आपको सारे क्वेश्चन एक साथ दिखते हैं, तो इसकी वजह से आप सभी को चेक कर लेते हो कौन सा क्वेश्चन मेरे लिए है और कौन सा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन वहीं ऑनलाइन एग्ज़ाम में जाकर ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन को मुझे अटैम्प्ट करना है और किसको नहीं। तो ये सब चीज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम सीरीज़ की प्रैक्टिस से ही आती है, तो आप लोगों को एक बार जाके ज़रूर चेक करना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस। यानी कि एक समविभव सतह वह सतह होती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए ऑन विच ईच एंड एवरी पॉइंट हैज द सेम पोटेंशियल को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। यानी कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वहां पर हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो 2 लॉ ऑफ कंजर्वेशन के क्वेश्चन किए हैं, तो आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट करके जरूर रखिएगा, क्योंकि एंड टाइम में आप लोग इनका रिवीजन करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी एनर्जी को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। अगेन इस क्वेश्चन का आंसर एनर्जी होगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आप लोगों का एनर्जी के ऊपर कंजर्व है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ईच एटम ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस। यानी कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वह क्या होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए 3 को चुन रहा है उन सभी का आंसर राइट है। मोनो एटॉमिक गैस में जो एटम होता है वह किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है ना। ये जेड एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो इसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 हो गए, और तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं। और जबकि जो डाई एटॉमिक गैस होती है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होते हैं, उसमें 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेटरी मोशन होते हैं, यानी कि एक्सिस पर ही घूमना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। एबिलिटी ऑफ द आई टू सी ऑब्जेक्ट एट ऑल डिस्टेंसेज इज कॉल्ड। यानी कि वह आई जो सभी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को देख सकती है उसको हम क्या बोलते हैं। बाइनोक्लियर विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड ऑप्शन नंबर डी अकोमोडेशन। यहाँ पर ये हिंदी रॉन्ग भी हो सकती है, तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी अकोमोडेशन को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। अकोमोडेशन वह फिनोमेना है आई का जो कि सभी ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है किसी भी डिस्टेंस पर क्यों ना हो, क्योंकि जो आई का लेंस होता है वो है फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, तो वह सभी डिस्टेंस पर जो देख सके वह उसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। इन अ बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन रिवर्स बायसिंग रिजल्ट इन। यानी कि पीएन जंक्शन बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों से पूछ गए, रिवर्स बायसिंग में उसका रिजल्ट क्या होगा। लीकेज करंट, द करंट वेरियर अक्रॉस जंक्शन इंक्रीज, नो फ्लो ऑफ करंट, ऑप्शन नंबर डी लार्ज करंट। तो इसी टाइप से सेमीकंडक्टर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होते हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए लीकेज करंट यानी कि रिवर्स करंट को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों से पूछी गई पीएन जंक्शन की रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग क्या होता है, जब पीएन जंक्शन को ये आपका पी या आपका एन, पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव से, तो इस टाइप से जब ज्वाइन करते हैं तो पीएन जंक्शन आपका रिवर्स बायसिंग कहलाता है, और उस समय उसकी जो बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसको हम बोलेंगे लीकेज करंट या रिवर्स करंट। तो रिवर्स बायसिंग में क्या इंक्रीज होगा ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें आपके वोल्टेज इंक्रीज होंगे, लेकिन जो करंट होगा मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से उसमें स्मॉल लीकेज रहेगा करंट का, यानी कि बहुत थोड़ा सा करंट आपका फ्लो करेगा रिवर्स बायसिंग में, लेकिन वोल्टेज इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर की वजह से थोड़ा सा करंट फ्लो होगा, तो उसे हम लोग लीकेज करंट बोलते हैं या रिवर्स करंट बोलते हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। पीएन जंक्शन जब रिवर्स बायस में होगा तो नो करंट फ्लो की वजह लीकेज करंट बोलना करेक्ट रहेगा। उसमें जो करंट फ्लो होता है वो थोड़ा सा फ्लो होता है जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से रहता है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16। अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट varies with the distance x as shown here. The force is in Newton and x is in meter. The work done by the force in moving the object from x equals to 0 to x equals to 3 meter is। यानी कि 0 से लेकर 3 मीटर तक आप लोगों से यहाँ पर वर्क डन पूछा गया है। फोर्स आपको दे रखा है फिगर में, और आपको डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है।
तो जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर बी 13.5 जूल आ रहा है उन सभी का आंसर रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर x=6 तक नहीं पूछा गया है, x=3 तक पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9.0 जूल। तो आपको सिर्फ इतने का ही एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो W क्या होता है F/F.S। तो आपको सिंपल सा वर्क डन निकालने के लिए इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, ये एक स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। तो 9 जूल आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17। द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी रेडिएशन को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज रेडिएशन। रेडिएशन काफ़ी फास्ट है, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। और जो स्लोएस्ट मीडियम है हीट ट्रांसफ़र का वह होता है आप लोगों का कंडक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज रेडिएशन, कंडक्शन आप लोगों का स्लोएस्ट मोड होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18। 10 सेंटीमीटर इज द वेवलेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द स्पेक्ट्रम ऑफ। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, तो आपको वेवलेंथ फॉर्म में ये आपको याद होना ज़रूरी है। तो 10 सेंटीमीटर जो वेवलेंथ है उसके करस्पॉन्डिंग में किसका स्पेक्ट्रम लाई करता है, यानी कि माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज या गामा रेज। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी माइक्रोवेव्स को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। 10 सेंटीमीटर को आप लोगों को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 × 10⁻² कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। और ये माइक्रोवेव के स्पेक्ट्रम में लाई करता है। माइक्रोवेव की जो रेंज रहती है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, तो वह रहती है आप लोगों की 10⁻³ मीटर से लेके 1 मीटर तक। क्लियर है। तो ये इसके बीच में लाई कर रही है 10 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19। द ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज मेनली ड्यू टू। यानी जो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस होते हैं वह किसकी वजह से होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बदलने की वजह से, या मैग्नेटिक फील्ड बदलने की वजह से, या जो वाइब्रेशन होता है प्राइमरी कॉइल में उसकी वजह से, या आयरन कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर की वजह से। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और जो लोग ऑप्शन नंबर बी बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। द इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव इज गिवन बाई y = 2 sin pi ब्रैकेट 200t - xy 15 वेयर डिस्प्लेसमेंट y is given in centimeter and time t in second, then the velocity of the wave is। यानी कि यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है प्लेन की, जहाँ पर बाई आपका डिस्प्लेसमेंट है, टाइम आपका सेकंड में है और डिस्प्लेसमेंट आपका सेंटीमीटर में। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वेव की वह आप लोगों से पूछी गई है। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर लिया अच्छी बात है, जिन लोगों से नहीं हो रहा है वो लोग देख लीजिए किस तरीके से करना है। तो आपको इक्वेशन दे रखी है y = 2 sin, और पाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 पाई × t - x पाई / 15। तो अब आपको इसको क्या करना है, कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन से। तो y = क्या हो जाएगा a sin ωt - kx। तो यहाँ पर आप लोगों की k की वैल्यू आ जाएगी कितनी, π/15, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 200 पाई। तो आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी बराबर होगा आपका ω/k। तो ओमेगा की वैल्यू 200 पाई और k की वैल्यू है π/15, यानी पाई यहाँ पर 15 ऊपर, पाई से पाई कैंसिल, 15 × 2 = 30 एंड 2 0 ऑलरेडी हैं। तो ये कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है और अगर आप लोग इससे कंपेयर कर सकते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21। अ प्राइमरी सेल हैज एन ईएमएफ ऑफ 1.5 वोल्ट व्हेन शॉर्ट सर्किटेड इट गिव्स अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आप लोगों से पूछी गई है सेल की, तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब होता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई कनेक्शन जिसमें रेजिस्टेंस आपकी जीरो हो, यानी कि जो कनेक्शन हो रखा है उस वायर की रेजिस्टेंस जीरो हो। अब ये अगर ऐसा कनेक्शन है तो जो रेजिस्टेंस होगी इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की, वह आपकी वही पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस होगी। तो आर आपको सिंपल सा क्या हो जाएगा, ई ओवर आई, ईएमएफ ऑफ सेल जो कि है 1.5 वोल्ट और करंट कितना फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 ओम रेजिस्टेंस। तो यही आपकी सेल की रेजिस्टेंस होगी। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22। एन इलेक्ट्रिक फैन एंड अ हीटर आर मार्क्ड एज 100 वाट 220 वोल्ट एंड 1000 वाट 220 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज। यानी जो रेजिस्टेंस होगी हीटर की वह बराबर होगी फैन के, या कम होगी फैन से, या ज़्यादा होगी, या जीरो रहेगी। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी लेसर देन दैट ऑफ फैन को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तभी पता चलेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है रेजिस्टेंस आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वी स्क्वायर ओवर पी के। तो पी आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई आर के, ठीक है, और वी स्क्वायर दोनों में सेम है तो लिख लेते हैं वी स्क्वायर। तो P1 हम लोग निकाल लेते हैं पी एफ यानी कि फैन की। तो फैन के मार्क वोल्टेज 220 वोल्ट का स्क्वायर और P की वैल्यू है 100 वाट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 220 इंटू 220 ओवर 100। तो एक जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 22 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहीं पी एफ और यहीं आप लोग निकालिए रेजिस्टेंस ऑफ, ये रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। तो ये कितना हो जाएगा वी स्क्वायर यानी कि 220 इंटू 220 ओवर पावर की वैल्यू कितनी है 1000। तो एक जीरो से ये कैंसिल, अभी भी 22 का स्क्वायर के नीचे 10 बचा हुआ है। तो आर एच की वैल्यू कम आएगी इन कंपेरिजन टू आर एफ, लेसर देन दैट ऑफ फैन। यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23। विच वन इज पॉसिबल, इनमें से कौन सा संभव है। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन आंसर सही आना चाहिए, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। तो जिन स्टूडेंट से हुआ अच्छी बात है, जिन लोगों से नहीं हो रहा है वो लोग देख लीजिए किस तरीके से करना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो जो लेस्टन ने लॉ दिया था उसके अनुसार मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों साइड बराबर रहेंगे, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दोनों साइड बराबर रहेंगे। तो यही आपको चेक करना है। फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम चेक करें, ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर, ये हो गया आपका मास नंबर। तो 7 + 0 इज इक्वल्स टू 7 + 1 8 नहीं हो सकता, 7 डज नॉट इक्वल्स टू 8, तो फर्स्ट पॉसिबल नहीं है। सेकंड को अगर हम लोग चेक करें 16 + 1 17, और यहाँ पर कितना हो रहा है 17 + 2 कितना हो गया 19, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर इसकी हम बात करें 8 + 0 इज इक्वल्स टू 7 × 3, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, -2, तो ये कितना हो जाएगा 8 = 8। एक कंडीशन सेटिस्फाइड, एटॉमिक नंबर बराबर है। अब देखते हैं मास नंबर 16 + 1 17 इज इक्वल्स टू 14 + 1 × 3 कितना हो गया 17, तो ये 17 = 17। तो यही इक्वेशन यहाँ पर पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। और इसी तरीके से 1 + 1 2 = 2 मैच कर रहा है, लेकिन 1 + 1 2 = 4 ये यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो पॉसिबल होगी वह होगी ऑप्शन नंबर सी वाली इक्वेशन। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। लॉ ऑफ लेस्टन भी आपको समझ में आया होगा, इसको ध्यान रखिएगा, आपके
काफ़ी काम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, टर्मिनल वेलोसिटी वाई अ फॉलिंग ऑयल ड्रॉपलेट इन एयर इज। तो ये आप लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से कवर किया है, तो ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, 2r² p माइनस सिग्मा g ओवर 9 ईटा। तो यहाँ से ये पता चलता है टर्मिनल वेलोसिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r² के। तो लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और पिछले पार्ट में यानी कि प्रैक्टिस सेट 12 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेंज इन वेलोसिटी। द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी। आई होप आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा और प्लीज़ कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइए आपके कितने मार्क्स आए। और इसी तरीके से और अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपनी परफॉर्मेंस को चेक कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने लर्न बेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पीडीएफ के लिए यानी कि नोट्स के लिए अगर आप लोग नोट्स ढूंढ रहे हो तो आप उसके लिए डाउनलोड कर सकते हो लर्न बाय डिफेंस ऐप को। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।